एक बार फिर से। मैं हूं हिरेन सर और आज हम आप देख ही सकते हो स्क्रीन पे कि आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स गेट देयर न्यूट्रिशन। और लास्ट लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस और उसके बाद अलग अलग तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे न्यूट्रिशन गेट करते हैं उसके बारे में हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल की। और आज के लेक्चर में हम ये जानने वाले हैं, हम दो ऑर्गेनिज्म यानी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स और दूसरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हम हमारे बारे में, हमारे डाइजेशन सिस्टम के बारे में कि हमारा डाइजेशन कैसे होता है वैसे काम करेंगे। अब सबसे पहले तो हम सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि अमेबा है और दूसरा है पैरामीशियम, उसमें कैसे न्यूट्रिशन वो लोग हासिल करते हैं और उनको खाना कैसे मिलता है, उसका डाइजेशन कैसे होता है, उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है और एक्सक्रेशन यानी कि जो भी उनके शरीर में नहीं पचता उसको वो शरीर से कैसे निकालते हैं, ये आज के लेक्चर में हम समझेंगे। लेकिन उससे भी पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है यानी अमेबा है या पैरामीशियम है, ये सिंगल सेल है तो इनके अंदर कोई भी अलग से कोई भी ऑर्गन नहीं है, कोई भी अवयव या अंग नहीं है, क्योंकि ये सिंगल सेल है। सिंगल सेल एक ही सेल है, तो सिंगल सेल है तो कोई ऑर्गन ही नहीं है, फिर भी ये लोग खाने को हासिल करते हैं भाई, संघर्ष, कंप्लीट स्ट्रगल करते हैं ये लोग। एक वीडियो भी देखेंगे हम कि मैंने माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके वीडियो से भी हम जानेंगे कि अमेबा खुराक को कैसे निगलता है, फिर उसका डाइजेशन उसके बॉडी के अंदर कैसे होता है। लेकिन अब इन्फॉर्मेशन हमने गेट कर ली कि आज के लेक्चर में क्या होने वाला है, तो शुरू करते हैं। और लेकिन फिर भी एक बात मैं आपको बोल ही दूं, जो मेरे अंदर की भड़ास है मैं वो निकालना चाहता हूँ। सच में ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक तो ये अमीबा पैरामीशियम में सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूट्रिशन, और दूसरा तो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, वो मस्ट है यानी वो मोस्ट आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, जो नहीं तो या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में या 5 मार्क्स के क्वेश्चन में वो है ही, और उसके सिवाय छुट्टे क्वेश्चन यानी 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी वो क्वेश्चन हो सकता है। सो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना। अगर समझना पड़े, ऐसा होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर हो तो ये वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, जितनी बार देखना है देखो। अपना वाईफाई ख़त्म हो गया, डेटा ख़त्म हो गया, किसी का वाईफाई चोर लो, कहीं पे भी जाओ, लेकिन ये वीडियो जब तक समझ ना आए तब तक संघर्ष करो, स्ट्रगल करो समझने के लिए। ओके, शुरू करते हैं ये वीडियो। ऑनलाइन लेक्चर्स। सबसे पहले, हाउ डू सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड, यानी कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं अमेबा, पैरामीशियम, यीस्ट, यूग्लिना, वॉलवैक्स, अल्वाकारा, सिंगल सेल जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको अपनी खुराक कैसे मिलती है, उनका जो न्यूट्रिशन है, जो पोषण है, उनको कैसे मिलता है। तो आंसर है ग्रीन कलर में 2 डॉट। अमीबा एंड पैरामीशियम आर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। अमीबा और पैरामीशियम वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, हम सबको मालूम है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्लिक कर देते हैं ड्रॉ के ऊपर, फिर हम यहाँ बटन प्रेस करेंगे और फिर उसको ऊपर खींचते हैं। सो अमीबा एंड पैरामीशियम आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अमीबा टेक्स फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन। जो अमीबा है टेक्स फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन, जैसे कि आप इस जो पिक्चर है उसमें देख ही सकते हो कि जो अमीबा है वो टेम्पररी यानी उसको मालूम होता है कि वो सेंस करता है कि अरे यार थोड़ी दूर है, ये देखो तो अरे यार मेरे से थोड़ी ही दूर खुराक पड़ी हुई है ना, कोई चीज़ है जो फूड है वो पड़ा हुआ है, तो वो क्या करता है, टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑब्वियसली लड़कों को मालूम होगा लेकिन लड़कियों को ज़्यादा मालूम होगा। और जो छोटे छोटे बाल होते हैं उनको लंबा करने के लिए हेयर एक्सटेंशन आता है, यानी कि बालों को लंबा करने के लिए नकली बाल आते हैं, तो जो नकली बाल होते हैं उसको बोलते हैं हेयर एक्सटेंशन। तो वैसे ही यहाँ पे होता है फिंगर लाइक एक्सटेंशन। जो अमीबा है जो सिंगल सेल्यूलर है तो वो क्या करता है, खुराक को अपने अंदर समेटने की कोशिश करता है। ओके, अगर मैंने
मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं ह्यूमन हूँ, मेरे अंदर अलग से एक डाइजेशन सिस्टम है। लेकिन जो अपने हाथ होते हैं वैसे ही अमीबा सिंगल सेल है, कोई सेल वॉल भी नहीं है, तो वो आसानी से कोई भी शेप में ढल सकता है या अपने आप को ढाल सकता है। तो वो क्या करता है, उसको स्यूडोपोडिया कहते हैं। ओके, तो स्यूडोपोडिया की मदद से वो जो फिंगर लाइक एक्सटेंशन होते हैं उससे खुराक को अपने अंदर समेट लेता है। आपको मालूम हो गया होगा। सो अमीबा टेक्स फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ सेल सर्फेस विच फ्यूज ओवर द फूड एंड फॉर्म अ फूड वैक्यूल। तो एक छोटी सी धानी बन जाती है। धानी मीन्स एक छोटी सी स्पेस बन जाती है, वॉक्यूल बन जाती है जिसके अंदर वो खुराक आता है। ओके, छोटा स्पेस बन जाता है जिसके अंदर खुराक आता है अमीबा के अंदर। अब वो जो वॉक्यूल है उसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स जाते हैं और वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। आपको मालूम हो रहा है ना आप मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? हाँ, आपको मालूम हो रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। तो देखो, उसने स्यूडोपोडिया का इस्तेमाल करके सराउंडेड द फूड, अपने आप को खुराक के आजू बाजू इर्द गिर्द लपेट लिया। उसके बाद द फूड इज एनक्लोज्ड इन द फूड वॉक्यूल, यानी जो फूड है वो वॉक्यूल के अंदर आ जाता है। ओके, अब वॉक्यूल के अंदर क्या होता है? सो एंजाइम्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा मीन्स जो सेल होता है उसके अंदर जो भी सेल का लिक्विड होता है उसको साइटोप्लाज्मा कहते हैं। हमने 9th स्टैंडर्ड में इसके बारे में बहुत ही गहराई से जानकारी हासिल की है। सो एंजाइम्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म आर सेक्रेटेड इनटू द फूड वॉक्यूल। तो वो फूड वॉक्यूल जो अभी ही बनी है उसके अंदर जाते हैं। एंड फाइनली ये जो एंजाइम्स है ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। एंड द मटेरियल एब्जॉर्ब्ड एंड द एसिमिलेटेड उसका यूज़ होता है। जैसे कि दो चीज़ों के लिए ही मोस्ट ऑफली न्यूट्रिशन का इस्तेमाल होता है। एक तो एनर्जी गेन करने के लिए और दूसरा है वो है ग्रोथ करने के लिए। तो अमीबा है उसके साइटोप्लाज्मा में जो न्यूट्रिशन है वो सब चला जाता है, सब जो भी न्यूट्रिशन है वो, लेकिन फिर भी अनडाइजेस्टेड कुछ फूड रह जाता है तो वो वेस्ट कहलाता है। ऑब्वियसली अगर हम पॉलीथीन जो प्लास्टिक की बैग है वो खा लेते तो हमारा बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। क्यों डाइजेस्ट नहीं कर सकता? क्योंकि भाई हमारे बॉडी में अभी तक एंजाइम नहीं बने ऐसे, या पूरी नेचर में अभी तक कोई एंजाइम ऐसा नहीं बना जो प्लास्टिक का डाइजेशन कर सके। सिंपल, कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी एंजाइम अभी तक इस दुनिया में नहीं बना नेचुरली कि वो प्लास्टिक को डाइजेस्ट कर सके। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको समझ आ ही रहा है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो फूड में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो 100% फूड ही है, उसके अंदर कुछ अनडाइजेस्टेड चीज़ भी होती है तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती, तो वो बॉडी से वेस्ट होकर एक्सपेल्ड हो जाती है, एक्सक्रेशन हो जाता है उसका। ओके, सो फाइनली अब थियरी में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने ड्राइंग जो थी उससे ये थियरी को फिनिश किया, अब जो एग्जैक्ट थियरी उसके ऊपर ही आते हैं। सो इनसाइड द वॉक्यूल, जो वॉक्यूल बना, वॉक्यूल इज द काइंड ऑफ अ वैक्यूम वेयर एंजाइम्स एंड द फूड reacts with each other and the food finally digested. So complex substances are broken down into simpler one. तो जो फूड के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस थे जैसे प्रोटीन्स, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स, उन सबका वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और फिर फाइनली वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, डायरेक्टली डिफ्यूज़ होता है साइटोप्लाज्मा के अंदर। साइटोप्लाज्मा हमने अभी सुना, साइटोप्लाज्मा क्या है? तो वो सेल लिक्विड है और फिर जो पूरा सेल है वो उसका इस्तेमाल करता है दो ज़रूरतों के लिए, एक एनर्जी गेट करने के लिए और दूसरा है ग्रोथ करने के लिए। सो यहाँ तक की बात खत्म हुई, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका क्या? तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो मटेरियल है, इज मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। तो फिर वहाँ से वो दूर हो जाता है। ये बहुत ही सिंपल थियरी है। चलो अब इस चीज़, तो जो अमीबा है वो कुछ ऐसे इस तरीके से खुराक को अपने अंदर समेटता है। तो आप देख ही रहे हो, है ना, आपको वीडियो में दिख रहा है कि देखो वो फूड वॉक्यूल के अंदर चला गया, अब वो उधर फंस गया है।
अब वो उधर फंस गया है, तो इसके वजह से अब वो धीरे 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 अमीबा उसको डाइजेस्ट कर रहा है, और कुछ छोटे छोटे फूड आइटम्स जो है उसके आसपास यूँ घूम रहे हैं बस, लेकिन वो लोग को मालूम नहीं है कि वो लोग भी मरेंगे। अब देखो ये धीरे 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 डाइजेस्ट होने लगा है, और अब फाइनली वो कम्प्लीटली गायब हो गया है। अब अमीबा ने उसके ऊपर पूरा अपना जोर आजमाइश शुरू कर दिया, और फाइनली उसने खा लिया, और ये वीडियो ख़त्म हो गया। ओके, सो इसको अब बंद कर देते हैं। और ये वाला जो लैपटॉप है, सो अभी अभी आपने जो वीडियो देखा उसमें आपको मालूम हो गया होगा कि अमीबा कैसे 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 अमीबा जो भी फूड है उसमें से न्यूट्रिशन गेट करता है और अपनी ज़िंदगी जीता है। और दूसरा जो एक सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है वो है पैरामीशियम। पैरामीशियम का जो भी डाइजेशन सिस्टम है ना वो सेम अमीबा जैसा है, लेकिन अमीबा सीडोपोडिया यानी फेक लेग्स या फेक लिम्स बनाता है, हेयर एक्सटेंशन जैसे बनाता है, लेकिन जो पैरामीशियम है उसके अंदर ऑलरेडी ही सीलिया जैसे छोटे 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 बहुत ही छोटे पैर होते हैं, तो वो उसका इस्तेमाल करता है और खुराक के पास जाता है। जैसे कि आप देख ही रहे हो यहाँ पे ये पैरामीशियम है, और इसके अंदर ऑलरेडी एक माउथ कैविटी होती है, एक मुंह होता है, तो वहाँ से वो खुराक हासिल करता है। ओके, सो इसको भी पढ़ लेते हैं बस। पैरामीशियम और यूनिसेल्युलर एनिमल हैज़ अ डिफाइनाइट सेल शेप, तो उसका शेल जो शेप है वो डिफाइनाइट है। अमीबा में कोई शेल शेप होता नहीं है, तो वो शेपलेस है, शेपलेस, शेमलेस नहीं, शेपलेस। लेकिन जो पैरामीशियम है उसका डिफाइनाइट शेप होता है, वो चप्पल के सोल के जैसे शेप का होता है। फूड इज टेकन इन अ स्पेसिफिक स्पॉट, तो हमने अभी बात की कि एक माउथ कैविटी होती है, तो वहाँ से फूड को वो हासिल करता है। स्पेसिफिक स्पॉट होता है फूड को हासिल करने के लिए। फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय सीलिया विच कवर द एंटायर सर्फेस ऑफ द सेल, तो इसका जो पूरा सेल स्ट्रक्चर है उसके आजू बाजू छोटे 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 सीलिया होते हैं, और बस वहाँ से ही उसको खुराक हासिल होती है। और बाकी की सब प्रोसेसेस यानी वॉक्यूल बनता है, डाइजेस्टिव एंजाइम जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम जो भी हैं वो फिर फ्यूज़ करते हैं और डिफ्यूज़ कर देते हैं जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ है उसको साइटोप्लाज्मा के अंदर, और फिर पैरामीशियम उसका भी इस्तेमाल करता है। और जो भी फूड अब अनडाइजेस्टेड है वो वॉक्यूल से सीधा ही बाहर की सरफेस में एक्सक्रीट हो जाता है। अब मैं थोड़ी सांस ले लूँ, क्योंकि जो ये टॉपिक आने वाला है वो बाहुबली क्वेश्चन है। सच में ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बाहुबली क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन है उसकी, और साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता ही है। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर, गाला असाइनमेंट हो या मार्वल असाइनमेंट हो, उसमें फैंद मारो आप, ये क्वेश्चन है ही है। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि इंसानों के अंदर जो खुराक पचती है उसकी प्रोसेस। सो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के अंदर खुराक को हासिल करने की प्रोसेस। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो ऑर्गन्स इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो सबसे पहले तो ऑब्वियसली माउथ आता है, माउथ के साथ सलाइवरी ग्लैंड्स आता है। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होता है? तो जो हमारे मुंह को हमेशा भीगा हुआ, जो एकदम भीगा हुआ ही रखता है, वो है सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, सेकंड आता है एसोफेगस, यानी जो अन्न नली हम बोलते हैं कि जिससे खुराक हमारे स्टमक तक पहुंचती है वो। फिर दूसरा है स्टमक, ऑब्वियसली ये है स्टमक, ये रहा जो हिस्सा है वो स्टमक है। स्टमक के अंदर कुछ एंजाइम्स आते हैं और वो अपना काम करते हैं। फाइनली फिर वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ जाता है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका दो ऑर्गन हेल्प करते हैं। कौन से 2 ऑर्गन है? तो एक है लीवर, और यहाँ पे पीछे दिया गया हुआ है, हम जब आगे बढ़ेंगे ना तो एक ड्राइंग बहुत ही अच्छी है उसमें हम समझेंगे। तो एक दूसरा होता है पैंक्रियाज। ओके, तो लीवर है और पैंक्रियाज है, दोनों जो अपने फ्लूइड्स होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर
उड़ेलते हैं, उसको डालते हैं, सो वहाँ पे डाइजेशन होता है फिनिश, और कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और फाइनली फिर वो वहाँ से कॉलोन में चल जाता है। कॉलोन मीन्स हम उसको लार्ज इंटेस्टाइन भी कह सकते हैं, दूसरा नाम है उसका कॉलोन। ओके, तो फिर वहाँ से उसमें जो मोस्ट ऑफ वाटर होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो भी बचता है वो स्टूल है या अनडाइजेस्टेबल मटेरियल है, तो वो मटेरियल फिर वहाँ से कॉलोन के अंदर रेक्टम के अंदर चले जाता है। रेक्टम जो होता है वो उसको स्टोर करता है, एंड फाइनली एनस से वो जो भी खुराक अनडाइजेस्टेड है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। सिंपल। तो ये बस नॉर्मल इन्फॉर्मेशन थी, ये कोई पूरी थियरी नहीं थी, पूरी थियरी अब हम समझेंगे। ओके, ये बस खाली ऑर्गन से उनकी इन्फॉर्मेशन थी कि कौन कौन से ऑर्गन है, उनका काम क्या होता है। छोटे मोटे तरीके से हमने बस ये समझा, लेकिन अब हम बहुत ही ध्यान से तरीके से समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि इंसानों के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। सो आंसर है सबसे पहले ग्रीन कलर 2 डॉट। वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, हम अलग अलग तरीके के खाने की चीज़ें खाते हैं यहाँ, विच हैज़ टू पास थ्रू अ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो हमारा एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जिसमें से वो सब खाने की चीज़ें पास होती हैं। नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस टू जनरेट स्मॉल पार्टिकल्स, और फाइनली जो फूड है वो प्रोसेस होता है, उसमें से हम न्यूट्रिशन गेट करते हैं, फाइनली अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ओके, सो डाइजेशन इन माउथ, सबसे पहले जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ से ही बात करेंगे। डाइजेशन की शुरुआत होती है माउथ से। द फूड इज क्रश्ड इन माउथ बाई टीथ, हमारे जो दांत होते हैं वो जो खुराक होती है उसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर रूपांतरित कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं। और फाइनली अ सलाइवा जो होती है वो लाल, हम कहते हैं उसको सलाइवा सेक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं लाल ग्रंथियाँ, तो उससे सलाइवा लाल हमारे खुराक के साथ घुलती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो खुराक है ना वो सॉफ्ट बनती है और थोड़ी लिक्विड जैसी बन जाती है, तो उसके वजह से हम उसको आसानी से निगल सकते हैं, वो स्वेलो करने में आसानी रहती है, विच मेक्स द फूड वेट एंड सॉफ्ट, जिसकी वजह से खुराक भीग जाता है और वो सॉफ्ट हो जाता है। ओके, द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम भी होता है, और वो एंजाइम का नाम है एमाइलेज। सलाइवा के अंदर जो एंजाइम होता है उसका नाम एमाइलेज होता है, और मैंने ब्लॉक में लिखा है वो पी साइलेंट है जो ब्रैकेट में लिखा है। टाइलिन बोलते हैं उसको, पर टाइलिन नहीं बोलते हैं उसको टाइलिन बोलते हैं, क्योंकि पी साइलेंट है उसमें। दैट ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, तो जो स्टार्च होता है उसको वो सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यानी कि अभी तक हमने वो थियरी नहीं आई है, अभी तक तो नहीं आई, लेकिन आप अगर पहले चैप्टर में जाओ तो वहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि शुगर है उसका इथेनॉल के अंदर कैसे कन्वर्जन होता है या ग्लूकोज के अंदर कैसे कन्वर्जन होता है। तो हमने पढ़ा था C12H22O11 है, C12H22O11 है, उसके अंदर पानी उमेरते हैं और फिर उसके 2 पार्ट हो जाते हैं, तो एक पार्ट बनता है ग्लूकोज। आपको ये सब चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक के अंदर। इस टॉपिक में मैंने जितना लिखा हुआ है आपको बस उतना ही समझने की ज़रूरत है। फिर भी मैं जो भी वो इक्वेशन है उसको लिख देता हूँ यहाँ पे, तो लिख देता हूँ मैं C12H22O11 जो है, सॉरी ये 11 इस तरीके से नहीं लिखते हैं हम, 11 इस तरीके से डाउन में लिखते हैं। ओके, कॉर्नर में लिखते हैं तो वो दर्शाता है कि 11 ऑक्सीजन के एटम्स हैं उसके अंदर। तो ये कन्वर्ट होके क्या हो जाता है, तो C6H12O6 प्लस C6H12O6 बन जाता है ना। और इसमें पानी उमेरा आता है, और पानी कहाँ से आता है, ऑब्वियसली सलाइवरी ग्लैंड में जो सलाइवा आता है, लाल में पानी होता है, तो वो पानी जो होता है ये शुगर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके एमाइलेज जो प्रेजेंट होता है एंजाइम, उसके साथ ये बनाता है ग्लूकोज। ओके, तो मुंह के अंदर जो हमारे 3
एसेंशियल न्यूट्रिशन हैं, एक जो है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है प्रोटीन और तीसरा है फैट। ये हमेशा याद रखना। कार्बोहाइड्रेट से हमको एनर्जी मिलती है, प्रोटीन से हमारे मसल्स बनते हैं, नए सेल्स बनते हैं, और जो फैट होता है वो हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करके रखता है। ओके, ताकि जब हमको एनर्जी की ज़रूरत हो और खुराक ना मिले तो हमारी बॉडी सरवाइव कर सके। सो अब हमको मालूम हो गया कि जो सलाइवा है वो फूड के साथ मिक्स हो जाती है, और उसके वजह से जो फूड होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, वेट होता है, जिसके वजह से हम उसको आसानी से निगल सकते हैं। और साथ साथ जो सलाइवा होता है उसके अंदर एक एंजाइम भी होता है जिसका नाम है एमाइलेज, हम ब्रैकेट में उसको टाइलिन बोलते हैं। फिर वो जो खुराक है उसमें रखे हुए कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपल शुगर्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और फाइनली मैं एक बात बोल दूं कि मुंह के अंदर जो फूड होता है उसका कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, तो ऑब्वियसली, और नहीं तो कोई ऑर्गन की ज़रूरत ही ना होती। तो द फूड इज मिक्स्ड विथ सलाइवा बाय द टंग व्हाइल च्यूइंग द फूड इज टेकन फ्रॉम माउथ टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप। अब उसके बाद हमको ये मालूम ही है कि जो फूड है वो माउथ के अंदर कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता, तो इसके वजह से वो फूड पाइप से वो फूड पाइप थ्रू पास आउट होता है और फाइनली वो पहुंचता है हमारे स्टमक के अंदर। जो फूड पाइप है उसको कहते हैं एसोफेगस, एंड ऑब्वियसली प्रोनाउंसिएशन ऑसोफेगस कहते हैं। सो ऑसोफेगस जो होता है वो अन्न नली है, और वहाँ से जो फूड है वो स्टमक में जाता है। वंडरफुल। अब हम हमने जो बात की ना, तो देखो यहाँ पे स्टमक है, ये वाली जो चीज़ है ना ये स्टमक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो ये जो है वो है स्टमक और ये एसोफेगस है। ओके, तो एसोफेगस से यहाँ पे जो स्टमक है उसके अंदर फूड आता है। ओके, तो जो हमने अभी ख़त्म किया, आपको एग्ज़ाम में ऐसे ड्राइंग दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये आपको एग्ज़ाम में दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको एग्ज़ाम में ये वाली ड्राइंग दौड़ने की ज़रूरत है। ओके, एग्ज़ाम में ये ड्राइंग कंप्लीट करने के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। ओके, जैसे कि आपको डायग्राम पूछेंगे वो लोग कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये क्वेश्चन हो सकता है 3 मार्क्स के अंदर। ओके, मैंने आपको बोला था कि इसमें 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन हो सकता है या 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन हो सकता है। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें डायरेक्ट थियरी पूछेंगे, या ऐसा वो लोग पूछेंगे कि ड्रॉ द डायग्राम एंड गिव एक आपको ऑर्गन दिया होगा, जैसे कि स्टमक होगा या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, तो इसके बस आपको जो काम है, जो इनका यूज़ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, बस उनके बारे में ही वो क्वेश्चन होगा। सो बहुत ही ध्यान देना आप ये चीज़ में। सो हमने ये ख़त्म कर दिया। हम थियरी में यहाँ तक पहुँचे हैं कि स्टमक के अंदर अब स्टमक के अंदर फूड कैसे डाइजेस्ट होता है। ओके, डाइजेशन इन स्टमक। सो स्टार्ट करते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन स्टमक वॉल। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं यानी कि खुराक को पचाने वाले एंजाइम जो स्टमक के अंदर होते हैं, वो मोस्ट ऑफली हैं 3। फर्स्ट है 0.5% HCl। 0.5% HCl का मतलब होता है कि उसमें 99.5% वाटर होता है और 0.5% HCl होता है। तो वो एक तरीके से हम कहने जाएं तो वो एक सॉफ्ट एसिड जैसा हो गया, तो वो एसिडिक होता है। ओके, और दूसरा है पेप्सिन। पेप्सिन क्यों होता है? सो फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ताकि प्रोटीन का डाइजेशन हो सके। एंड फाइनली द म्यूकस। अब म्यूकस का इस्तेमाल कैसे होता है? तो म्यूकस एक लेयर बना देता है स्टमक के अंदर सबसे पहले, तो उसके अंदर जो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है या पेप्सिन होता है, तो उनके एक्शन और रिएक्शन की वजह से जो स्टमक है उसके अंदर जलन ना हो। ओके, कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले
द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एसिडिक मीडियम, सो द पेप्सिन स्टार्ट वर्क्स। जो फूड होता है ना, तो फूड में प्रोटीन का डाइजेशन करने के लिए एंजाइम जो है वो है पेप्सिन। ओके, लेकिन पेप्सिन ऐसे ही काम नहीं करेगा। पेप्सिन के लिए खुराक कैसे होनी चाहिए? एसिडिक। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है वो खुराक के साथ घुल जाता है, जो फूड है उसके साथ घुल जाता है, एंड फाइनली द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम। तो खुराक एसिडिक बन जाती है, तो इसके वजह से जो पेप्सिन है वो काम करने की शुरुआत करता है, और फाइनली जो पेप्सिन है वो काम करने की शुरुआत करने से प्रोटीन छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी उसका डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता। यानी कि इस स्टेज पे पहुंचने तक कार्बोहाइड्रेट्स का भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ, प्रोटीन्स का भी आधा अधूरा ही डाइजेशन हुआ, और फैट का तो अभी कोई बात ही नहीं आई कि फैट का डाइजेशन कैसे होगा। तो फिर से आगे बढ़ते हैं। हमने अभी बात की म्यूकस की, तो म्यूकस क्या करता है? तो देखो, म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम एसिड एंड पेप्सिन। जो एसिड और पेप्सिन के जो एक्शन रिएक्शन है उसके वजह से जो म्यूकस है वो स्टमक लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है उसको। फाइनली द फूड फ्रॉम स्टमक इज रेगुलेटेड बाय अ स्फिंक्टर मसल विच लेट द फूड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो, ये चीज़ बहुत ध्यान से समझो, मैं बता रहा हूँ आपको कि जो स्टमक है ना वो एक बड़ी चीज़ है, एक बड़ा ऑर्गन है, उसके अंदर फूड बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ओके, तो डायरेक्टली ही वो सभी चीज़ स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे बढ़ जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन फट जाए, है ना? तो ऐसा नहीं हो, इसकी वजह से क्या होता है, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन इनके बीच में एक मसल होता है जो है स्फिंक्टर मसल। याद रखना, ये क्या होता है? स्फिंक्टर मसल। सो द फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल। उसको रेगुलेट करता है। आपको मालूम है ना, रेगुलेटर क्या करता है? गैस के अंदर, गैस जो हमारे घर में जो भी स्टव होता है, गैस स्टव, तो उसमें रेगुलेटर होता है। रेगुलेटर और फैन का भी रेगुलेटर होता है। तो रेगुलेटर से हम रेगुलेट कर सकते हैं कि हमको कितनी मात्रा में चीज़ें जाने देनी है या नहीं जाने देनी। सो द फूड फ्रॉम स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल बहुत ही थोड़ी मात्रा में जो फूड है स्टमक के अंदर उसको रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एक और चीज़ करता है। देखो, यहाँ पे मैं आपको अगर बताऊँ, ये ड्राइंग पे आप गौर करो, तो यहाँ पे देखो, ये जो लीवर है उससे यहाँ पे कुछ वेन्स हैं, कुछ नलियाँ हैं जो जुड़ी हुई हैं, वो वहाँ पे जा रही हैं। यहाँ पे ये ग्रीन एक जो बैग जैसा है उसके अंदर जाती है। तो लीवर के अंदर से जो ग्लैंड्स होते हैं उनका लिक्विड इसके अंदर जाता है। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो, ये येलो कलर का दिख रहा है हिस्सा, उसको बोलते हैं पैनक्रियाज। तो जो पैनक्रियाज है उसमें से भी कुछ लिक्विड, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से देख सकते हो आप पीछे से ना, ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ से, तो ये पैनक्रियाज जुड़ा हुआ है ये वाले हिस्से से, यहाँ से। तो ये भी अपने जो ग्लैंड्स होते हैं उनको रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ओके, तो जहाँ तक की जानकारी हमको मिली तो हमको ये मिला कि स्टमक है, उसके अंदर तीन एंजाइम्स होते हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा पेप्सिन और तीसरा म्यूकस। अब हम जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके अंदर कंप्लीट डाइजेशन कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। ओके, ये बहुत ही बड़ी थियरी है, मैं समझा रहा हूँ बहुत ही डीपली, एक एक चीज़ में आपको बहुत ही शांति से, धीरे से और शायद बार बार लगातार समझा रहा हूँ। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप ये थियरी सच में कंप्लीट कीजिएगा। अब शुरू करते हैं ये वाली थियरी। डाइजेशन इन स्टमक। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल।
जो हमारी फूड लाइंस हैं, जितनी भी जो चैनल्स हैं, उसमें सबसे लॉन्गेस्ट जो पार्ट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, वेयर फूड इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड। अब मैं एक और चीज़ बता दूं, ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेने वाला हूँ कि अलग अलग टाइप के जो एनिमल्स होते हैं उनके फूड टाइप के आधार पे भी उनके स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो अलग अलग होता है। ओके, सो शुरू करते हैं ये वाली चीज़। तो सबसे पहले फ्रॉम द स्टमक द फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, कि स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन गेट बाइल जूस फ्रॉम लीवर, जो बाइल जूस होता है वो लीवर के अंदर आता है, लीवर से बनता है। फिर बाइल जूस जो होता है और पेनक्रियास जो है वो पेनक्रियास जूस बनाता है। ओके, सो बाइल जूस मिलता है लीवर से, नॉट रिवर से, याद रखना ये चीज़। बाइल जूस मिलता है लीवर से एंड पेनक्रियास जूस मिलता है पेनक्रियास से। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो बाइल जूस है उसका काम क्या है। सो द एक्शन ऑफ बाइल जूस, ये सबसे पहली वाली थियोरी है। बाइल जूस है वो सबसे पहली वाली थियोरी है, अब उसको फिनिश करते हैं। एक्शन ऑफ बाइल जूस, द फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक इज एसिडिक, जो खाना होता है ऑब्वियसली हमने अभी पढ़ा कि जो खाना आता है स्टमक से वो एसिडिक होता है। सो बाइल टर्न्स इट इनटू अल्कलाइन, अल्कलाइन मीन्स बेसिक, तो जो बाइल होता है वो उसको बेस में कन्वर्ट करता है। अब बेस में कन्वर्ट करने की कोई वजह तो होगी, क्यों? तो देखो, फॉर द पेनक्रियाज एंजाइम टू एक्ट, कि वो अल्कलाइन होंगे तो ही पेनक्रियाज एंजाइम है वो उस पर काम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। अगर वो फूड बेसिक है तो वो जो पेनक्रियाज एंजाइम है उसके ऊपर काम ही नहीं करेंगे। ओके, उसका डाइजेशन ही नहीं करेंगे। ये एक काम हुआ। जो बाइल जूस होता है वो क्या करता है, जो फूड होता है एसिडिक उसको कन्वर्ट कर देता है अल्कलाइन के अंदर, जिसके वजह से जो पेनक्रियास्टिक जूसेस हैं वो उसके ऊपर काम कर सकते हैं। दूसरा भी एक काम है उसका, बाइल सॉल्ट्स ब्रेक द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल। अब इसका मतलब क्या है सर? तो इसका मतलब ये है जो भी फैट होता है ना, अब फैट हम हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे तरीक़ों से उमेर सकते हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफली वेजिटेबल ऑयल्स या फिर चिकन, नॉन वेज ना, तो बहुत तरीके से हमारी बॉडी के अंदर फैट आ सकता है, लेकिन वो बड़े बड़े बॉल्स होते हैं उसके। ओके, जैसे कि आपने देखा होगा उसको हम सर वो जो अपने जो फ्राइज़ और उन सब में चीज़ फ्राई करते हैं ना, या भुना फ्राई या कोई भी चीज़ है, तो उसके ऊपर जो फैट का या तेल का लेयर होता है उसको तर बोलते हैं ना, अस्तर बोलते हैं ना। हाँ, तो जो फैट यानी जो तरी होती है, तो वो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल होते हैं, वो डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होते हैं नहीं है। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसकी छोटी छोटी ग्लोब्यूल होनी चाहिए। तो वो छोटी छोटी ग्लोब्यूल करने का काम कौन करता है? ऑब्वियसली बाइल सॉल्ट काम करता है। मैं क्या पूछ रहा हूँ यहाँ पे लेक्चर्स में, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। सो प्रोसेस इज नाउन एज इमल्सिफिकेशन, उस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। ओके, यानी कि जो बड़ी बड़ी जो फैट की जो ग्लोब्यूल थी वो कन्वर्ट हो जाती है छोटी छोटी फैट की ग्लोब्यूल में। ओके, ये काम करता है बाइल जूस। सेकेंड थिंग, एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियास रिलीजेस पैंक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन। अब देखो, ये तीन चीज़ याद रखना। ट्रिप्सिन जो होता है, जो ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ओके, और यहाँ पे अलग से एक और एंजाइम होता है एमाइलेज। तो जो एमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करता है। ये हमने अभी ही मुंह के अंदर जो डाइजेशन प्रोसेस होता है उसके बारे में बात की, सबसे पहले वाला ही टॉपिक था वो। सो जो एमाइलेज है वो डाइजेशन करता है कार्बोहाइड्रेट्स का, ये याद रखना। और फाइनली जो लाइपेज है वो फैट का डाइजेशन करता है। सिंपल। ओके,
सो एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है? सो पैनक्रियास रिलीज पैनक्रियाटिक जूसेस विच कंटेन्स एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, एमाइलेज फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड लाइपेज फॉर फैट। इन तीन खाने के जो मेन न्यूट्रिशन है उनको डाइजेस्ट करने के लिए जो तीन एंजाइम है, तो ट्रिप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए, डाइजेशन के लिए, और थर्ड फाइनली लाइपेज है जो फैट का डाइजेशन करता है। अगेन ये खत्म हुआ और फाइनली जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो भी अपने कुछ जूस रिलीज करता है। इसके वजह से जो खुराक है वो इजीली डाइजेस्ट होके सीधा ही ब्लड के अंदर सर्कुलेट होने लगती है पूरी बॉडी के अंदर। ओके, एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स ग्लैंड। जो इंटेस्टाइन होता है, देखो इंटेस्टाइन है ना, वो ऐसा होता है, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कंघी नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, सच में ऐसा होता है। आपने शायद कोई जानवर को मरते हुए देखा हो और उसमें से उसकी आंतें, या उसको दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं होजरी, तो वो इस तरीके से होती है। जो आंत होती है वो यहाँ पे एक वॉल होती है और उसके ऊपर से ऐसे एक्सटेंशन होते हैं। तो जो खुराक है वो यहाँ से गुजरती है और इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें चली जाती हैं और ये फंस जाती है और फिर उसमें से न्यूट्रिशन गेट करता है, लेकिन कुछ एंजाइम भी यहाँ रिलीज़ होते हैं इस चीज़ में। तो जो इंटेस्टाइन है वो अंदर से इस तरीके का होता है। ओके, उसमें कुछ छोटे छोटे उंगलियों जैसे एक्सटेंशन होते हैं। ठीक है, मैं सच में ये बहुत ही डीपली, ऐसा नहीं है मैं किसी के हाथों में घुस के ये मैंने सब देखा हुआ है, लेकिन अगर आप इंटरनेट का सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो आप सच में बहुत सारी जानकारियाँ हासिल कर सकते हो। ओके, सो द एंजाइम प्रेजेंट इन फाइनली टर्न्स द प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। तो जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होके एमिनो एसिड के रूप में बनता है, एमिनो एसिड के रूप में बनता है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो बन जाता है ग्लूकोज। ओके, जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज बन जाता है, और जो फैट है जो हमारी खुराक से हमको मिला था वो डायरेक्टली कन्वर्ट होके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाता है। ओके, नाउ अब बात करते हैं, डाइजेशन तो हो गया, अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? डाइजेशन कंप्लीट हो गया, हाँ यहाँ तक। अब लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ काम ही नहीं है डाइजेशन के अंदर। वो जो खुराक होती है उसमें लिक्विड यानी पानी जो होता है और कुछ आयंस होते हैं उसको ही बस खाली खींचता है, तो उसका कोई काम ही नहीं होता। तो अब हम देखेंगे कि जो हम फूड है जो हमने डाइजेस्ट किया वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे जाएगा। ओके, यही चीज़ याद रखना, ये वाली चीज़ जो मैं सर्कल कर देता हूँ अभी, जो हिल गई पूरी चीज़, ये वाली चीज़। इंटेस्टाइन जो लॉन्ग इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो लॉन्ग इंटेस्टाइन है उसके अंदर लॉन्ग इंटेस्टाइन, मैंने लार्ज नहीं बोला और मैं इंटेस्टाइन बोल रहा हूँ, वो इंटेस्टाइन है। सो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें लास्ट जो पोर्शन होता है ना उसकी अब बात करेंगे, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि खुराक हमारी शरीर के अंदर कैसे जाएगी। सो डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। जो खुराक का डाइजेशन हुआ है वो जो इंटेस्टाइन है उसकी वॉल से उसका एब्जॉर्ब किया जाएगा, उसको सोखा जाएगा, उसको खींचा जाएगा। The inner lining of small intestine has numerous finger-like projection called villi। ये जो चीज़ें हैं ना इसको विली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विली। ये जो विली है छोटी सी सीलिया, जैसे अभी हमने पढ़ा ना, सीलिया पैरामीशियम के अंदर और फिर अमीबा के अंदर जो एक्सटेंशन बनते हैं, तो वैसे ही विली होता है। द विली आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल। मैंने ब्लड वेसल अभी तक नहीं बताई, तो ये देखो इसके अंदर है ना, यहाँ से यूँ ऐसे अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल क्या करती हैं? तो देखो यहाँ से ये ब्लड वेसल सीधे ही बाहर की तरफ यानी हमारे इंटेस्टाइन के अंदर की तरफ जो भी खून होता है उसके साथ जुड़ी हुई होती है। आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी जिनके अंदर जो भी इंसान है उसको पेट में गोली लगती है या चाकू उसके पेट के अंदर चला जाता है एक्सीडेंटली या इंटेंशनली, तो वहाँ से खून निकलता है।
तो इंटेस्टाइन जो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसकी जो विलीज होती हैं वो बहुत ही रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। उसके अंदर ब्लड वेसल बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही ज़्यादा मात्रा के अंदर होती है। तो ये जो विलीज हैं वो जो खुराक आता है, अब खुराक यहाँ तेज़ी से तो आता है लेकिन इनकी डिज़ाइन ऐसी है कि उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, तो ये जल्दी से खुराक का एब्जॉर्प्शन कर लेती है और फाइनली धीरे धीरे खुराक इनके अंदर फंस भी जाता है कभी कभी। तो धीरे धीरे इनको न्यूट्रिशन मिलता है और फिर यहाँ से डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में चले जाता है और फिर ब्लड वेसल ब्लड को सीधा बॉडी के अंदर भेज देता है और फिर हार्ट पंप करता है और हमारे सभी सेल्स के अंदर खाना पहुँच जाता है। ओके, सो द विली आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल विच इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, और उसके वजह से ही जो फूड है वो बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। अब फाइनली फूड कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है, उसका एब्जॉर्प्शन भी हो गया है, तो अब बचा क्या? अब बचा वो वाला फूड जिसका डाइजेशन नहीं हो सकता। तो अनडाइजेस्टेड फूड अब क्या जाएगा? तो देखो, डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस मीन्स दैट it passes through the wall of small intestine and into the blood stream के अंदर चले जाता है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मैंने ऐसे ही मैं सर्च कर रहा था और गूगल पे से मैंने लिखा है इसको। जो डाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर फाइनली हमारी जो पूरी बॉडी है उसके अंदर चले जाता है। देन द ब्लड कैरीज आउट यूजफुल सब्सटेंसेस अराउंड द बॉडी वेयर दे आर नीडेड। इसकी ज़रूरत नहीं है आपको एग्जाम में लिखने के लिए, ये मैंने बस खाली समझने के लिए लिखा हुआ है। जो ऊपर हमने समझा ना बस वही है, बट ये लैंग्वेज सिंपल है इसलिए। अब लास्ट में, by the time food and digestive juices reach large intestine, most digestion and nutrient absorption has already been taken place। जितना भी डाइजेशन होना था हो गया लार्ज इंटेस्टाइन तक आते आते। द लार्ज इंटेस्टाइन्स मेजर जॉब इज एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर और आयंस, है ना, और आयन, जो आयन होता है वो और जो वाटर होता है बस उसका कम्प्लीटली अब एब्जॉर्ब कर लें उसको। और फाइनली जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है वो रेक्टम में थोड़ी देर के लिए रहता है, यानी वहाँ पे वो जाता है और फिर थोड़ी देर रहता है। अगर वो बहुत ज़्यादा देर रहता है तो ख़तरनाक हालात हो जाते हैं, लोग गैस पास करने लगते हैं, बहुत गंद मचती है उससे। तो रेक्टम में वो थोड़ी देर रहता है एंड फाइनली वो एनस से हमारी बॉडी से दूर चला जाता है। तो ये थियरी यहाँ पे हो रही है ख़त्म। अब हम लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे, आपसे मुखातिब होंगे। सही बोला मैं? अच्छा ठीक है, बाय बाय, टाटा, सी यू।